हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कैरियर कोचिंग सेंटर बेल्लारी चक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के इस घड़ी में हमारा प्रयास काफ़ी आपके लिए जारी है। हमारे प्रयासों को आपने काफ़ी सराहा हुआ है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आइए, हमारा अगला टॉपिक है परिनालिका। परिनालिका है क्या? परिनालिका वैद्युत रोधी पदार्थ की बनी एक वृत्ताकार कुंडली होती है जिसे खोखले नली के ऊपर तांबे के वैद्युत रोधी पदार्थ को के कई फेरों को लपेटकर बनाया जाता है। आइए देखते हैं क्या है परिनालिका, इसे कैसे बनाते हैं। तो इसमें एक खोखली नली होती है, वो बिल्कुल वृत्ताकार दिख रही। अब वैद्युत रोधी तांबे के तार को के कई फेरों को इस पर लपेटा जाता है। बिल्कुल इस तरीके से, मतलब अगर देखें तो ये जो मार्कर है ये बिल्कुल खोखला है और खोखली नली है। इसके ऊपर वैद्युत रोधी तांबे की तार को के कई फेरों को ऐसे ऐसे लपेट देंगे तो क्या बन जाएगा? ये परिनालिका बन जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि इस खोखले बेलन का जो ये व्यास है वो इस नली के लंबाई से काफी कम होना चाहिए। ये इसमें मायने रखता है। अब जैसे ही इस तांबे के तार को बाहरी वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह शुरू होगा तो इस नली के अंदर और इस नली के बाहर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर इधर अंदर में B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इसके बाहर भी B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ये बिल्कुल प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। ध्यान देंगे बच्चे कि जैसे ही ये विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, इसके अंदर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना भी बंद हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है टोरॉइड, जो कि परिनालिका ही एक प्रकार का है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है ये दोनों में कि परिनालिका एक सीधा खोखला एक नली होता है और इसमें जब इसी को हम ऐसे मोड़ कर जब वृत्ताकार रूप दे देते हैं, बिल्कुल इस तरीके का और इसके ऊपर हम तांबे के तार को जब लपेट देते हैं तो हमारा बन जाता है टोरॉइड। ये परिनालिका था। इसको हमने क्या किया, इसको मोड़कर एक वृत्ताकार रूप दे दिया, वृत्ताकार खोखले का रूप दे दिया, तो हमारा क्या बन गया है? ये बिल्कुल टोरॉइड बन गया है। और इसमें जैसे ही धारा का प्रवाह शुरू होता है इसके बीचों बीच एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान देंगे इसके बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता और इसके अंदर इस कैविटी के अंदर भी कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। पहले से पर कैविटी में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इस प्रकार कैविटी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का भी मान कितना पाया जाएगा? 0 पाया जाएगा। ध्यान देंगे ये हमारा टोरॉइड है और ये हमारा परिनालिका है। आगे दोनों टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर B का मान कितना उत्पन्न होगा और इसमें यहाँ पर B का मान कितना उत्पन्न होगा और यहाँ पर B बराबर 0 कैसे आ जाता है। नेक्स्ट आगे के टॉपिक में इन सारी चीज़ों का हम लोग जानकारी लेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है सीधा धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने बात किया था कि ये अगर परिनालिका है तो इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जितना अंदर होगा उतना इसके बाहर भी होगा और ज़्यादा बाहर जाने पे ये बिल्कुल नगण्य हो जाता है। तो आइए इसको हम लोग डिराइव करते हैं फॉर्मूला को कि B क्या मिलने वाला है। तो मान लिया कि ये L लंबाई का एक परिनालिका है। परिनालिका को हम ऐसे अभी ड्रॉ किए थे और इसी को संकेत बस ये हम यूज कर रहे हैं। तो ये एक परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी है? L है। और इस परिनालिका के ऊपर एक DL बहुत ही कम लंबाई का आयताकार एक कुंडली रख दिया गया है। कुंडली का नाम है PQRS और इस परिनालिका से आई धारा प्रवाहित हो रही है जिसके कारण ये B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल L
अपॉन एल। इसको डिफाइन कर देते हैं, ये क्या है, तो ये जो बड़ा वाला जो एल है, ये छोटा वाला एल है, पर यूनिट लेंथ पे ये फेरों की संख्या है, इकाई लंबाई पे कितना तांबा का तार लपेटा गया है। और ये बड़ा वाला एन क्या है, ये कुल परिनालिका के ऊपर लपेट तांबे की तार की फेरों की संख्या है। ध्यान देंगे, कुल फेरों की संख्या क्या होगी, n इक्वल टू, तो एक यूनिट लेंथ इनटू एल, माने इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या गुना कुल लंबाई, तो हमारा क्या मिल जाएगा, कुल फेरों की संख्या। चलिए आइए बात इसका करते हैं। तो यहाँ पे हमें चुंबकीय बल का रेखीय समाकल क्या मिलेगा, तो देखेंगे B इंटू डी एल क्या मिलेगा। तो इस आयताकार लूप के कारण जो भी चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है उसका रेखीय समाकल का सम, मतलब ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब PS, PQ, RQ और RS, ये चारों के रेखीय समाकल का सम जो होगा वो इसके बराबर आना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो चुका होगा वो क्या मिलेगा, PS B इंटू डी एल, PS के लिए, प्लस B इंटू डी एल इसके लिए भाई, तो PQ के लिए, प्लस B इंटू डी एल किसके लिए, तो PQ के बाद QR या RQ के लिए, प्लस B इंटू डी एल किसके लिए, RS के लिए। चलिए इसको इधर ही डिफाइन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये PS के लिए क्या होगा, तो देखेंगे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में है तो क्या मिलेगा, BDL cos थीटा, और DL ये हमारा PS है और ये हमारा B है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा का मान कितना होगा इसके लिए, PS के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में, तो cos 0। ये PQ के लिए क्या होगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे PQ बिल्कुल दिख रहा है, ये B के ऊपर ये DL का जो PQ का जो DL है वो क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो PQ के लिए हमारे पास थीटा क्या होगा, बिल्कुल 90 डिग्री होगा, लंबवत है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे PQ में BDL cos 90 डिग्री। उसी प्रकार से QR के लिए BDL, QR आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर है। अब QR क्या है कि इसके, ये हमारा जो परिनालिका है इससे काफी ज्यादा दूर है, मतलब ज्यादा बाहर जाएंगे तो हमारा लिए यहाँ पे B जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, वो उसका मान कितना होगा, तो नगण्य, मतलब 0 के बराबर लगभग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा B का वैल्यू ही क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो 0 इंटू डी एल। फिर क्या है, प्लस RS के लिए हम लोग चलेंगे, BDL लिख लेते हैं। अब ये RS हमको यहाँ दिख रहा है और ये क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस B के ऊपर, लंबवत है, तो ये RS के लिए हमारा थीटा का मान फिर से क्या मिलेगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे QR के लिए क्या था, B कितना था, B उत्पन्न हो रहा है 0 डिग्री। बाकी सारी चीजें नोट्स में मिलेंगे, ध्यान देंगे इन चार बातों पे ऊपर, क्योंकि इन चारों के ऊपर ही हमारा पूरा डेरिवेशन डिफाइन होने वाला है। तो चलते हैं आगे। ये BDL cos 0 का वैल्यू 1 इंटू BDL क्या मिलेगा, BDL मिलेगा हमारे पास, इधर क्या cos 90 0 इंटू BDL क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर ये कितना, 0 मिलेगा। फिर ये RS के लिए हमारे पास cos 90 था, तो cos 90 0 इंटू BDL कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे BDL इज इक्वल टू B डॉट DL इज इक्वल टू क्या मिला, BDL, या सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन था, तो B कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, DL का इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला आपको, L मिलने वाला है, क्योंकि कुल लंबाई हमारा क्या है, L है।
तो यहाँ पे बंद परिपथ के लिए B डॉट DL इक्वल टू BL मिला हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, अभी तक हमारा ये इक्वेशन मिल चुका है। अगर दूसरे परिभाषा का बात करें तो P डॉट DL के लिए क्या होगा, तो हमको पहले से फॉर्मूला पता है कि म्यू नॉट इनटू परिपथ से प्रवाहित कुल धारा का मान होता है। तो परिपथ टोटल परिपथ से कितना धारा प्रवाहित होगा यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ परिपथ हमारा नॉर्मल नहीं है, एन फेरा के रूप में लपेटा गया है। तो देखते हैं पहले कि एन क्या था, तो इकाई लंबाई पे फेरों की संख्या, एक यूनिट लेंथ पे कितना बार तार लपेटा गया है। बड़ा वाला एन क्या था, टोटल एल लंबाई पे फेरों की संख्या था। तो देखेंगे इकाई लंबाई पे कितना एल है, कुल फेरों की संख्या कितना, तो इकाई लंबाई पे एन, कुल लंबाई कितना एल, तो फेरों की संख्या कितना एन एल। ये हमारा फेरा मिल गया। यहां से देख सकते हैं बड़ा वाला एन इक्वल टू क्या था एन एल, बड़ा वाला एन क्या था कुल फेरों की संख्या थी। और एक फेरा से आई करंट, तो एनएल फेरों से कितना करंट पास होगा, तो एनएल इंटू आई करंट। तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई होता था, आई मतलब कुल करंट, कुल विद्युत धारा का मान हमें क्या मिला है एन एल आई मिला है, एन एल आई। और यहाँ पे बी डॉट डी एल क्या निकल के लाए थे हम लोग, बी इंटू एल। तो ये हमारा बी एल इजकल टू क्या मिलेगा म्यू नॉट एन एल आई, और यहाँ पर एल से एल कैंसिल आउट, तो मिलेगा बी इजकल टू म्यू नॉट एन आई। पुनः हम लोग लिख सकते हैं बी इजकल टू म्यू नॉट एन, एन इजकल टू क्या है, यह है एन अपॉन एल है, एन अपॉन एल इंटू आई। ये हमारा फाइनल फार्मूला मिला। जरा ध्यान देंगे, प्रणालिका को जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि अंदर और बाहर एक समान वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होते हैं, और वो कितना होते हैं, तो यहाँ पर B इजकल टू कितना क्रिएट होगा म्यू नॉट, थोड़ा सा और बड़ा किए देता हूँ इसको ताकि आप सभी को साफ साफ दिखेगी। B इजकल टू क्या मिलेगा, तो म्यू नॉट एन बटा एल इंटू आई। इतना वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर क्रिएट होगा, और इतना ही वैद्युत क्षेत्र इसके जस्ट सरफेस के जस्ट बाहर क्रिएट होगा। इससे बाहर की ओर निकलेंगे तो ये B का वैल्यू हमारा कितना मिलता है, नगण्य मतलब जीरो मिलता है। कैसे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि डीएल हमारा बाहर था, और यहाँ पे टोटल हमारा वैल्यू B का कितना मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा टोराइड बना हुआ है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इसके सेंटर पे क्या होगा, सेंटर से r दूरी पर स्थित अन्य बिंदु P2 पर क्या होगा, और इसके अंदर इस क्षेत्र में यहाँ पे क्या होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं समकेंद्रीय केंद्र P1 से r दूरी पर स्थित P2 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा। तो उसके लिए हम सबको जान रहे हैं B इंटू डी एल हमें मिलने वाला है, और इसका होता है म्यू नॉट इंटू आई। तो म्यू नॉट इंटू आई, आई इस बिंदु के लिए क्या है, तो जीरो होगा। तो आई का मान यहाँ क्या रख दें, जीरो रख दें, तो टोटल वैल्यू हमें क्या मिलेगा, जीरो। मतलब अभी हमारी थ्योरी में इसका जब डिफाइन हम लोग कर रहे थे टोराइड को, तो हमने बताया था कि इसके बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ये हमारा प्रूफ है। अब विशेष नोट्स में विशेष तौर पे इसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आइए देखेंगे इसके केंद्र के ऊपर क्या होने वाला है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो वहाँ भी आपको पता है B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ पर आई एम्पीरियर लूप के कारण टोटल आई का मान इसके ऊपर क्या होगा, तो यहाँ भी आई का मान कितना होने वाला है, जीरो। मतलब हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी हमारा टोटल B इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इनडायरेक्टली अब यहाँ पे हम लिख रहा हूँ, जब इसको आप डिराइव करेंगे तो B इक्वल टू बाकी एलिमेंट्स को इक्वल साइन को उस तरफ लेके जाएंगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। विशेष नोट जब मैं सबमिट करूँगा BRCC हैशटैग लॉकडाउन ग्रुप के ऊपर, तो आप देख पाएंगे। चलिए इसके अंदर बड़ा वाला R P बिंदु से R दूरी के ऊपर यहाँ पर इस क्षेत्र में B का मान क्या होगा, तो
उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो बी डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई। चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बाहर हो चुका है, केवल डी एल का इंटीग्रेशन होने वाला है। म्यू नॉट के जगह म्यू नॉट आई, आई का मतलब कुल प्रवाहित धारा। कुल प्रवाहित धारा अभी अभी हमने परिणालिका में इन सब चीज़ों को डिफाइन किया हुआ था। अभी लिख देता हूँ, चूंकि नोट्स के अंदर ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप वीडियो के जरिए आप नोट्स में साइड में कहीं लिख लेंगे। टोटल करंट का मान इसके लिए इस लूप के अंदर क्या होगा, तो आप सभी को पता, अभी अभी प्रणालिका में हमने निकाल के दिखाया था, एन एल आई। सबसे पहले एन क्या है, तो इकाई लंबाई पे फेरा की संख्या, कुल फेरों की संख्या कितनी होगी, तो इकाई लंबाई गुना टोटल एल और इनटू आई। यहाँ पर एल, ये प्रणालिका में सीधा लंबाई मिलता था तो एल लिख रहे थे, यहाँ पे ये टोटल लंबाई हमारा क्या होने वाला है, तो वृत्त का परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो हमें क्या मिलेगा टोटल, तो n के जगह पे n, l के जगह पे 2 पाई r और i के जगह प्लेस पे i। तो कुल i टोटल यहाँ होगा, तो i टोटल क्या मिला हमको, n इंटू 2 पाई r इंटू आई। डीएल का इंटीग्रेशन इसके लिए जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर भी 2 पाई r मिलेगा, तो b इंटू 2 पाई r इजकल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई r इंटू आई। 2 पाई r कैंसिल हो चुका है, तो b इजकल टू म्यू नॉट n आई, तो b इजकल टू म्यू नॉट n आई। अब ये तो यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, जहाँ पे ये n क्या है, तो इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या। अगर इसको अलग से हम लोग डिफाइन करें तो यहाँ भी n इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते थे, तो जैसे कि लास्ट एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन में हम लोग लिखा था n इजकल टू n अपॉन एल। चलिए तो ये हमारा मिल चुका है। तो फाइनली दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कोई टोराइड है तो उसके अंदर मतलब कैविटी वाले क्षेत्र में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो 0। कोई टोराइड है तो उसके बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो 0। कोई टोराइड है तो टोराइड के आंतरिक भाग में कितना उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है साइक्लोट्रॉन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, और 12th बोर्ड के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। वो क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कार्य सिद्धांत क्या है, रचना क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, बहुत सारे चीज, ये लंबा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।